हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर और ह्यूमन स्पर्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आसान है, लेकिन ह्यूमन स्पर्म के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वे डिफरेंट पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स ह्यूमन स्पर्म के अंदर कैसे बने हैं, ह्यूमन स्पर्म के अंदर वे डिफरेंट पार्ट्स क्यों बने हैं। अगर इस कंटेक्स्ट में, अगर इस संदर्भ में हम बात करें तो ना सिर्फ हम ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर को और आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे, बल्कि ह्यूमन स्पर्म के अंदर उन डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में भी और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक डिप्लॉइड सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया, और उसके डिवीजन से क्या बनता है, स्पर्म्स। स्पर्मेटोगोनिया के डिवीजन से जो स्पर्म्स बनते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म्स बनने के ठीक पहले एक हैप्लॉइड सेल बनता है जिसे स्पर्मेटिड कहते हैं। तो जैसे कि ये एक सेल है जिसे बोलेंगे स्पर्मेटिड, ये हैप्लॉइड सेल होता है। और होता क्या है कि एक स्पर्मेटिड जैसे ही बनते हैं तो ये जो स्पर्मेटिड होते हैं वे एक सेल है जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के साथ स्पर्मेटिड जो होते हैं फिजिकली अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, यह है स्पर्मेटिड, जो एक हैप्लॉइड सेल है। तो सर्टोली सेल और स्पर्मेटिड जो होते हैं स्पेशल सेल जंक्शंस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और सर्टोली सेल क्या करते हैं, इस स्पर्मेटिड में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, और उन चेंजेस के कारण ही यह जो एक स्पर्मेटिड है वह एक इलोंगेटेड सेल में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। मीन्स एक स्पर्मेटिड जो होते हैं वह एक नए सेल में बदल जाता है, और वह जो नया सा सेल है इसी नई सी सेल को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पर्म। तो स्पर्म भी एक हैप्लॉइड सेल है। स्पर्मेटिड के डिवीजन से स्पर्म नहीं बना है, बल्कि एक स्पर्मेटिड ही एक स्पर्म में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, बदल जाते हैं, या कह सकते हैं कि एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म में डिफरेंशिएट कर जाता है। होता क्या है कि यह जो सेल होते हैं वो लार्ज साइज्ड होते हैं, नॉन फ्लैजलेट होते हैं। नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं मीन्स फ्लैजलम नहीं बनता है, और नॉन फ्लैजलेट होने के कारण, फ्लैजलम नहीं बनने के कारण ये सेल क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन ठीक जो स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं। इसमें फ्लैजलम डेवलप हुआ था, बन आता है स्पर्म के अंदर, और फ्लैजलम के बन जाने के कारण ही स्पर्म क्या होंगे, मोटाइल। मोटाइल का मतलब यह हुआ कि स्पर्म एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोट कर पाएगा, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जाएगा। और किसी भी चीज को मूव करने के लिए यह जरूरी है कि उसका वेट, वजन लाइट होना चाहिए। मीन्स स्पर्म को लाइट वेट होना चाहिए, हल्का वजन होना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि यह जो सर्टोली सेल है, स्पर्मेटिड के अंदर कुछ नॉन एसेंशियल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और स्पर्मेटिड में जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होगा, तो स्पर्मेटिड के अंदर जो नॉन एसेंशियल ऑर्गेनेल्स और एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होगा स्पर्मेटिड के अंदर, तो सर्टोली सेल क्या करेगा, उस नॉन एसेंशियल ऑर्गेनेल्स और एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को रिमूव कर देगा, स्पर्मेटिड से हटा देगा फैगोसाइटोसिस के द्वारा, और तब जाकर के एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म में बदल जाते हैं। एक स्पर्मेटिड जो एक स्पर्म में बदल जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और यह जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है निश्चित रूप से किसके द्वारा होगा, सर्टोली सेल के द्वारा होगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि यह जो एक स्पर्म है वह एक विशेष पर्पस के लिए, एक विशेष काम के लिए ये स्पर्म जो है वह बने हैं। इसलिए स्पर्मेटिड के सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को स्पर्म के अंदर रखा जाएगा जिसका कुछ न कुछ विशेष फंक्शंस होगा। और स्पर्म के अंदर कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स का कौन कौन सा फंक्शंस होता है उसके बारे में हम समझेंगे। स्पर्म के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे वे सारे पार्ट्स सेकेंडरी oocyte या ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए ही होगा। चूंकि स्पर्म क्या है, तो स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है जिसे हम मेल गैमीट भी कहते हैं। तो अब हम एक ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर को अब हम ड्रॉ करेंगे। ह्यूमन स्पर्म 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं।
जो 4 पार्ट्स होता है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वह होता है हेड। तो इस तरह से जो ह्यूमन स्पर्म होगा वह 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होगा। एक होगा हेड, ये पूरा हेड है। हेड आगे जाकर के एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन में, हेड आगे एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन में आगे बढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि हेड से एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन लगा होता है जिसे क्या बोलते हैं, नेक। और नेक के बाद क्या होता है, स्पर्म का मिडिल पीस। नेक के बाद स्पर्म में होते हैं मिडिल पीस। तो ये मिडिल पीस में ये क्या है, मिडिल पीस में ये है डिस्टल एंड। डिस्टल का मतलब दूर, तो ये हो गया मिडिल पीस। और मिडिल पीस के बाद स्पर्म में होता है टेल। मिडिल पीस के बाद स्पर्म में होता है टेल होता है। तो इस तरह से यह क्या है, यह है हेड, यह क्या है, तो यह है नेक, और यह क्या है, मिडिल पीस, और ये पार्ट क्या है, टेल। स्पर्म का जो टोटल लेंथ होता है वह होता है 60 माइक्रोमीटर। स्पर्म का लेंथ ऑफ स्पर्म जो होता है वह होता है 60 माइक्रोमीटर। और पूरे स्पर्म में जो टेल होते हैं वह सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, मीन्स सबसे लंबा पार्ट होता है। तो टेल क्या होता है, द लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। और अब जो हेड होते हैं, एक स्पर्म के अंदर एक न्यूक्लियस, लेकिन वह न्यूक्लियस किस में होता है, हेड में कि नेक में कि मिडिल पीस में कि टेल में, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो एक न्यूक्लियस जो है वो पाया जाएगा हेड रीजन में पाया जाएगा। तो इस तरह से यहां मैं एक न्यूक्लियस बना रहा हूं। और स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर हाईली कंडेंस्ड 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि हैप्लोइड सेल है। तो यह क्या है, यह है न्यूक्लियस, और ये हैप्लोइड होते हैं। न्यूक्लियस के ठीक ऊपर हेड रीजन में ही एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। और यह जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है वह न्यूक्लियस के टू थर्ड पार्ट तक एक्सटेंडेड होते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसका शेप होता है कैप की तरह। तो यह कैप लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो यह जो कैप लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्रोसोम। इनफैक्ट स्पर्मेटिड में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही एक्रोसोम बनाए जाते हैं। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाकी पार्ट जो होते हैं वह स्पर्मेटिड से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो यह एक्रोसोम किसके द्वारा बनता है, तो यह बनता है बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक्रोसोम जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डिराइव किए जाते हैं। दूसरी चीज कि एक्रोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स। और ये वे एंजाइम्स होते हैं जो सेकेंडरी उस साइट के सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर्स होता है, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, तो उन सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को डिग्रेड या डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये भी ध्यान में रखना है। तो एक्रोसोम में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। और जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उसमें जो फर्स्ट एंजाइम है वह है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। जो सेकेंड है वह है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और जो थर्ड है वह है जोनालाइसिन,
लाइसिन। ये तीनों एंजाइम्स का क्या रोल होता है, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से ये जो एक्रोसोम है, कह सकते हैं कि एक प्रकार का लाइसोसोम की तरह होते हैं। अब नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट जो स्पर्मेटिड होते हैं उसमें 2 सेंट्रियोल्स होता है, और स्पर्मेटिड में जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं वह एक दूसरे से सेपरेट कर जाते हैं, और सेपरेट करने के बाद इसमें जो 2 सेंट्रियोल होता है वह नेक रीजन में रहता है। एक रहता है न्यूक्लियस के पास, और यह जो सेंट्रियोल है इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल, इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और यह जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वह फ्री होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट का जो फर्स्ट डिवीजन होता है, मींस जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, तो फर्स्ट क्लीवेज में वो हेल्प करता है। तो यह हेल्प करता है किसमें, हेल्प्स इन क्लीवेज में ये हेल्प करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियर, नज़दीक, तो न्यूक्लियस के नज़दीक है इसलिए इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और एक और सेंट्रियोल होता है, और यह जो सेंट्रियोल है इस सेंट्रियोल को बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। इसे क्या बोलते हैं, डिस्टल, इसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल का मतलब ही होता है दूर, और डिस्टल सेंट्रियोल से ही फ्लैजेलम एराइज होते हैं। मीन्स फ्लैजेलम जो होता है वह डिस्टल सेंट्रियोल से ही बाहर की तरफ निकलता है, मतलब इससे ही ग्रो करता है फ्लैजेलम। तो जो फ्लैजेलम होगा, और फ्लैजेलम जब निकलता है डिस्टल सेंट्रियोल से, तो निकलने के बाद मिडिल पीस होते हुए आगे की तरफ ये फ्लैजेलम बढ़ जाते हैं, फ्लैजेलम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये जो फ्लैजेलम होते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्या है, तो यह है फ्लैजेलम। यह जो फ्लैजेलम है इसे बोलते हैं एक्सोनिम, या इसी को बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। और ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है 9+2 लाइक सिलिया एंड फ्लैजेला। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं इसी के कारण स्पर्म मोटाइल होता है, और यह जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं कुछ इस तरह से, और अब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पर्म के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ये हो गया 1 माइटोकॉन्ड्रियन, जो सेकेंड माइटोकॉन्ड्रियन होगा वो इस तरफ से ऐसे होगा। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं अराउंड एक्सियल फिलामेंट, और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पर्म में वे पाए जाते हैं मिडिल पीस में पाए जाते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अब इस तरह से क्या बना लेना है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, स्पाइरल है, इसे हम क्या बोलेंगे, नेवेनकन शीथ बोलेंगे इसे। और नेवेनकन शीथ इनफैक्ट क्या है, तो यह माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 2 माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। जब स्पर्म मूव करेगा, लोकोमोट करेगा, तो उसे एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होंगे सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म जिस समय मूव करेंगे उस समय के लिए। और जो मिडिल पीस होते हैं, मिडिल पीस के डिस्टल एंड पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यह जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एनुलस। इसे क्या बोलते हैं, एनुलस।
या सिंपली इसे बोल सकते हैं रिंग सेंट्रियोल, या इसे बोल देते हैं जैनसन रिंग ऑफ अननोन फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और अगर ये सेल है तो निश्चित रूप से ये किससे कवर्ड होगा, तो यह कवर्ड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा और इसमें लिटिल अमाउंट में साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा, लिटिल अमाउंट में, चूंकि इसे लाइट वेट बनाना है इसलिए साइटोप्लाज्म भी लिटिल अमाउंट में पाया जाएगा। और जो टेल होते हैं तो टेल में 2 पार्ट्स होते हैं। टेल का यह जो स्मॉलर पार्ट है यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं एंड पीस, इसे एंड पीस बोलते हैं। और टेल का यह जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं प्रिंसिपल पीस। प्रिंसिपल मीन्स मुख्य, मेन। और इस तरह से इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे क्या, टेल। तो टेल का जो टोटल लेंथ है वह 60 माइक्रोमीटर होता है और जिसमें से अकेले जो प्रिंसिपल पीस होते हैं उसका जो लेंथ होता है वह होता है 40 माइक्रोमीटर, एंड पीस को छोड़कर। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अकेले टेल का जो प्रिंसिपल पीस अगर 40 माइक्रोमीटर है तो कुछ ना कुछ लेंथ एंड पीस का भी होगा। तो निश्चित रूप से जो स्पर्म का टेल होगा वह क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, सबसे लंबा होगा। और इस तरह से यह फिगर किसका हो गया, यह फिगर हो गया एक ह्यूमन स्पर्म का। तो इसमें जो खास चीज है वह यह कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं। जैसे एक्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं, हेड में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस कहाँ, तो हेड में। तो इसी तरह से आपको याद रखना होता है। तो इस तरह से जितने भी पार्ट्स थे उसके उनके फंक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।